what is the meaning of scientific management? Scientific management given by who? Given by F.W. Taylor, ठीक है? And ये जो scientific management था, इसको लाने का क्या reason था? He is a father of even scientific management. What is the reason behind the evolution of scientific management का? क्या reason था evolution का? वेरी गुड। प्रोडक्शन को या प्रोडक्टिविटी को इंक्रीज करने के लिए हमें लेबर जो भी है, वर्कर्स हैं, उनको एक प्रॉपर एटमॉस्फेयर देना चाहिए। जो वर्क जो हम कर रहे हैं उसको करने का तरीका, जो मेथड्स है, उसको बदलने की जरूरत है। ये सारी चीजों को देखते हुए साइंटिफिक मैनेजमेंट को लाया गया। फ्रेडरिक विंसलो टेलर जो है, उन्होंने खुद भी किसी ऑटो रिपेयर के यहाँ पर काफी साल तक काम किया। उसके बाद ही बिकेम चीफ इंजीनियर, यानी प्रमोशन होते होते ही बिकेम चीफ इंजीनियर। बट ही अंडरस्टैंड इन द ग्राउंड लेवल व्हाट इज द प्रॉब्लम, ग्राउंड लेवल में क्या क्या प्रॉब्लम्स है, उनको ये बात समझ आ गई। और इसी चीज को समझते हुए उन्होंने बोला कि अगर आप अपनी कंपनी में प्रॉफिट चाहते हैं, बेनिफिट चाहते हैं, इंडस्ट्री को सक्सेसफुल बनाना चाहते हैं, तो उसके लिए प्रोडक्शन इंक्रीज करना पड़ेगा। और प्रोडक्शन इंक्रीज होगा लेस टाइम में, इसका मतलब इफिशिएंसी भी इंक्रीज होगा। सो प्रोडक्शन इंक्रीज, एफिशिएंसी इंक्रीज करने के लिए आपको लेबर पे क्या करना पड़ेगा? फोकस करना पड़ेगा। और कुछ चीजें हैं, जैसे आप जो ऑलरेडी जो डिस्क्राइब्ड मेथड्स है, जिसको रूल ऑफ थंब भी कहते हैं, तो रूल ऑफ थंब पे अगर आप डिपेंडेंट रहेंगे तो कभी भी एफिशिएंसी नहीं मिलेगा। तो इस चीज को बदलते हुए आपको नए साइंटिफिक मेथड्स लाने पड़ेंगे। अगर आप एक काम कर रहे हो ना, अगर आप एक शीट्स वगैरह बना रहे हो, मान लो आपकी इंडस्ट्री है, पेपर शीट्स बना रही है, अगर आप उसको भी लोड करवा रहे हो कार में एक्सपोर्ट करने के लिए, ट्रांसपोर्ट करने के लिए, तो उसके लिए भी साइंटिफिक मेथड लाइए। यानी जो नॉर्मल और नेचुरल वे जो चल रही है चीज, उससे आप थोड़ा सा साइड हटना, आपको नए मेथड्स को लाना, ये साइंटिफिक मैनेजमेंट का कहना था। ठीक है, और ये साइंटिफिक मैनेजमेंट किसने दिया था? फ्रेडरिक विंसलो टेलर। क्लियर हो गई बात? खैर, इससे पहले भी इसको लाया गया था 1832 में एक बुक में, चार्ल्स, मैंने बताया था चार्ल्स मैन, तो उन्होंने इसको इंट्रोड्यूस किया था, बट वो पूरे ऑल ओवर वर्ल्ड में मतलब स्प्रेड नहीं हुआ था, एक्सेप्टेड नहीं था थ्योरी। लेकिन जब फ्रेडरिक विंसलो टेलर लेकर आए साइंटिफिक मैनेजमेंट की थ्योरी को, तो दैट वाज एक्सेप्टेड, राइट। एक है हेनरी फ्योल, तो हेनरी फ्योल ने एडमिनिस्ट्रेटिव मैनेजमेंट के ऊपर थ्योरी दिया है, लेकिन साइंटिफिक मैनेजमेंट पे आपको किसने दिया है? एफ.डब्ल्यू. टेलर। इनका नाम तो एकदम भूलोगे भी नहीं, आई गेस। प्रिंसिपल्स एंड मैनेजमेंट पढ़ा है आप लोगों ने। चलिए, तो प्रिंसिपल्स ऑफ साइंटिफिक मैनेजमेंट में आज हम कुछ पॉइंट्स लिख लेते हैं, ठीक है? उसको थोड़ा थोड़ा लिखना शुरू करो। साइंटिफिक मैनेजमेंट क्या है, लिख लिया था सबने? व्हाट इज साइंटिफिक मैनेजमेंट? हु इज गोइंग टू टेल मी अबाउट इट? साइंटिफिक मैनेजमेंट क्या वर्क करवाना है लेबर से, और उस पे मतलब नजर रखना होता है कि वो काम प्रॉपर वे में कर रहा है या नहीं कर रहा, और फिर चीज सबसे चीप रेट में होना चाहिए। बेस सिस्टम, इसमें तो खैर बहुत सारी चीजें हैं कि बेस सिस्टम हम कैसे डेवलप कर सकते हैं, वहाँ इफेक्टिव वर्क कैसे कर सकते हैं, फिर टाइम कैसे सेव कर सकते हैं, मोटिवेट कैसे कर सकते हैं लेबर्स को। तो बेसिकली प्रोडक्टिविटी इंक्रीज करने के लिए तो लेबर पे ही पूरा डिपेंड करता है इंडस्ट्री, है ना, तो उस पे था। ठीक है, चलो लिखिए। फर्स्ट प्रिंसिपल, साइंस कॉमा नॉट द रूल ऑफ थंब, साइंस कॉमा नॉट द रूल ऑफ थंब, रूल ऑफ थंब, साइंस लिखिए, फिर कॉमा नॉट द रूल ऑफ थंब। ठीक है, सो रूल ऑफ थंब क्या है पहले ये समझ लो, उसके बाद इसके पॉइंट को लिखना। रूल ऑफ थंब इज द जनरल गाइडलाइंस, जनरल जो गाइडलाइंस है। वेरी गुड, यस राशि, डिस्कार्डिंग ट्रेडिशनल व्यूज एंड ऑल, यस ओके। सो व्हाट इज द मीनिंग ऑफ रूल ऑफ थंब? रूल ऑफ थंब का मतलब है द जनरल गाइडलाइंस, जनरल वो गाइडलाइंस जो नॉर्मली चले आ रहे हैं काफी सालों से, ट्रेडिशनल रूल्स, ठीक है, तो दे आर नोन एज रूल ऑफ थंब, that cannot be changed, that is kind of rigid. So we just need to follow the other scientific rules, not the, we don't need to follow the same guidelines whatever is going on. ठीक है, so rule of thumb में लिखिए, rule of thumb क्या होता है इसमें लिखिए, it is a general principle, it is a general principle, it is a general principle
It is a general principle that gives practical instruction. रूल ऑफ थंब में लिखवा रही हूँ, तो रूल ऑफ थंब क्या होता है सिर्फ, ठीक है, उसके आगे फिर साइंस नॉट अ रूल ऑफ थंब में हम आगे करेंगे. इट इज अ जनरल प्रिंसिपल that gives practical instruction, that gives practical instructions for accomplishing or approaching a certain task. It is a general principle, gives practical instruction for accomplishing or approaching a certain task. मतलब general guidelines, rules और instructions नहीं होता है कि like Saturday को white dress नहीं पहनना है, तो this is rule of thumb, like this is same for everyone and we have to follow that all the time, right? So like the simple guidelines है, that is known as rule of thumb. ठीक है, आगे लिखिए. अब इस वाले में लिखिए, साइंटिफिक वाले, ये साइंस नॉट द रूल ऑफ थंब, साइंस नॉट द रूल ऑफ थंब में लिखो. ये सिर्फ रूल ऑफ थंब मैंने बताया ताकि कंफ्यूजन ना हो कि रूल ऑफ थंब क्या है. क्लियर हो गया ना? कंफ्यूजन तो नहीं हो रहा है? कंफ्यूजन हो रहा है? ओके, साइंस नॉट द रूल ऑफ थंब में लिखिए. दिस रूल फोकसेस ऑन Yes. This rule focuses on increasing the efficiency of an organization through scientific analysis of work. This rule focuses on increasing the efficiency of an organization through scientific analysis of work and not with the rule of thumb method. इसका मतलब क्या हुआ कि आपको अगर कोई भी काम करना है तो जरूरी नहीं, देखो कुछ फिक्स पॉलिसीज और प्रोसीजर स्टैंडर्ड्स हैं, वो ठीक है, चलिए, है ना. लेकिन अगर आप काम की बात करें तो काम में जो जनरल रूल है कि पहले ये मशीन ऑन करेंगे, फिर ही ये करेंगे, फिर ऐसे करेंगे, 1 बजे यहाँ आना तो 1 बजे आएंगे, ये सारी चीजें जो है, मतलब जो डिसिप्लिन है, दैट इज ओके. बट हम अपनी प्रोडक्टिविटी को डिक्लाइन स्टेज में नहीं पहुंचा सकते रूल ऑफ थंब मेथड से. यानी कि जो साइंटिफिक चीजें चल रही हैं उसी पे अटके हुए आज तक कुछ चेंजेस नहीं लेकर आ रहे. मैंने क्या बोला कि अगर एक शीट को भी एक्सपोर्ट करना है ना, ट्रांसपोर्ट करना है ना, तो उसके लिए भी कुछ मेथड ढूंढना चाहिए. यानी साइंटिफिक क्या करना है, हमें हमेशा एनालिसिस करते रहना है, रूल ऑफ थंब पे डिपेंडेंट नहीं रहना है. ठीक है, नेक्स्ट आगे. टेलर बिलीव जो मैंने बताया वही चीज बता रही हूं आगे. Taylor believed that even a small activity like loading paper sheets into box cars can be planned and arranged. Box cars, cars. Taylor believed that even a small activity like loading paper sheet into box cars can be planned and arranged scientifically. This will save time. यानी ये समय तो बचाएगा ही बचाएगा, साथ साथ ह्यूमन की एनर्जी को भी बचाएगा. तो this will save time, लिखिए, this will save time and also human energy. ठीक है. सो देयर शुड बी, जो मैनेजर है वो पर्सनल डिसीजन ना ले, सिर्फ रूल ऑफ थंब के हिसाब से डिसीजन ना ले, बल्कि साइंटिफिक एनालिसिस करे कामों का,
छोटे से छोटे वर्क में साइंटिफिक मेथड्स को यूज कीजिए और ये आपके टाइम के को, इफिशिएंसी को, आपके एनर्जी को भी बचाएगा। अगर मान लो कि कोई भी वर्कर है वो बिकॉज ऑफ ओनली वन एक्टिविटी, इफ ही और शी विल टायर्ड, हाउ दे कैन गोइंग टू डू वर्क, अदर एक्टिविटीज कैसे करेंगे, हाउ दे आर गोइंग टू वर्क, हाउ दे आर गोइंग टू कंप्लीट द वर्क ऑफ दैट डे। नहीं हो पाएगा कंप्लीट, काम नहीं हो पाएगा, क्योंकि ह्यूमन बीइंग को क्या चाहिए होता है, टाइम टू टाइम रेस्ट चाहिए होता है। तो यहाँ एनर्जी भी बचेगा आपका, टाइम भी बचेगा, पैसे भी बचेंगे, प्रोडक्टिविटी भी इंक्रीज होगा। ठीक है, तो पहला वाला पॉइंट क्लियर, फर्स्ट पॉइंट डन। सेकंड लिखिए, हार्मोनी नॉट डिस्कॉर्ड, हार्मोनी नॉट डिस्कॉर्ड। सी you all know what is the meaning of mental pressure, what is the meaning of mental pressure, क्या होता है, कभी सुना है? अच्छा, आप लोग में से कितने, बहुत सारे लोग के फैमिली में द पीपल आर वर्किंग आउटसाइड, है ना, आपके फादर होंगे। ओके, सो मेंटल प्रेशर के बारे में आप लोगों ने सुना होगा कि जब बहुत ज्यादा काम का लोड हो जाता है तो घर में कोई आपके फादर हो या फिर आपके फादर हो या फिर आपके घर में आपके फैमिली में आपकी सिस्टर हो, आपके ब्रदर हो, आपकी मदर, कोई भी है, तो दे ऑल आर सफरिंग फ्रॉम मेंटल प्रेशर समटाइम बिकॉज ऑफ वर्क, है ना। वो कई बार ऑफिस में काम करके दे आर टायर्ड। सो डू यू थिंक दैट द मेंटल प्रेशर इज ओनली बिकॉज ऑफ द वर्कलोड? That is because of the atmosphere as well, that where you are living, where you are doing work, and how people are treating you, आपको लोग कैसे treat कर रहे हैं, that matters a lot, right? So in this word harmony not discord, here Taylor is basically believing that the harmonious relationship between the managers, workers, supervisors are very much important for the motivation of the people, for motivation of the workers. They are going to trust on you once there is a harmonious relationship. The thing is like कि मतलब वहां पर एक दूसरे से कोई भी बात शेयर करने में प्रॉब्लम उनको फील नहीं होगा, they will tell you about the problems, right? तो ये चीज कब पॉसिबल है, जब रिलेशनशिप हार्मोनियस हो, यानी कि एक दूसरे से हम मिलजुल करके रहें, ठीक है, और अपनी बात आप इजिली मैनेजर तक भी पहुंचा सके। तो हार्मोनी नॉट डिस्कॉर्ड में यही वाला पॉइंट है, इट इज ऑल अबाउट द रिलेशनशिप, दैट हाउ पॉजिटिव वी कैन मेक द एनवायरनमेंट। क्लियर होगी बात? चलिए इसमें लिखते हैं, हार्मोनी नॉट डिस्कॉर्ड में लिखिए, टेलर इंडिकेटेड एंड बिलीव that the relationship between workers and management, Taylor indicated and believed that relationship between the workers and management should be cordial and complete harmony, यानी जो रिलेशनशिप होना चाहिए किसके बीच में, वर्कर्स के बीच में और मैनेजमेंट के बीच में। मैनेजमेंट में आपके कौन कौन से आएंगे, मैनेजर्स वगैरह, सुपरवाइजर्स वगैरह जो मैनेज करते हैं ना। सो मैनेजमेंट में और वर्कर्स में क्या होना चाहिए, हार्मोनियस रिलेशनशिप होना चाहिए। आगे लिखिए, डिफरेंस बिटवीन द टू, यहाँ टू कौन है, वर्कर्स एंड मैनेजमेंट। डिफरेंस बिटवीन द टू will never be beneficial, difference between the two will never be beneficial to either side। अच्छा, मान लो एग्जाम्पल के लिए लिख लिया सब लोगों ने, डिफरेंस बिटवीन द टू विल नेवर बी बेनिफिशियल टू आइदर साइड। मान लो कि किसी फॉर्म में कोई मशीनरी में प्रॉब्लम आ गया, किसी भी मशीन में, अब इसका इंफॉर्मेशन सबसे पहले किसको मिलेगा, वर्कर्स को, बिकॉज दे आर डूइंग वर्क। वो उनको लगेगा कि चलिए हम बाद में इस बारे में मैनेजमेंट को बताते, बिकॉज मैनेजमेंट इज नॉट शोइंग कंसर्न टुवर्ड अस, सो व्हाई शुड वी, है ना। एंड उन्होंने ये बात नहीं बताया, और उसकी वजह से जो प्रोडक्शन था, मान लो कि वो 10,000 यूनिट्स का लॉस हुआ, तो ये चीज ने कहीं ना कहीं कंपनी को एडवर्सली इफेक्ट किया, ठीक है। अब मैनेजमेंट को पता है कि एक मशीन है जो बहुत कॉम्प्लेक्स है चलाना, और उसमें बहुत अनसेफ है वो मशीन, और उन्होंने ये बात नहीं बताया, और उसकी वजह से एक्सीडेंट हो गया किसी वर्कर का।
अब ये चीज किसके लिए एडवर्स हुआ, ये भी कंपनी के लिए एडवर्स हुआ, राइट। सो इन शॉर्ट, फॉर द बेनिफिट ऑफ द कंपनी एंड फॉर द बेनिफिट ऑफ बोथ वर्कर्स एंड मैनेजमेंट, ये रिलेशनशिप रहना जरूरी है। अगर कोई भी दोनों में से किसी में भी डिफरेंसेस आ गया, मतलब वर्कर को प्रॉब्लम मैनेजमेंट से, मैनेजमेंट को प्रॉब्लम वर्कर से, so that is not going to benefit the company in the long run. अगली बात समझ में, ये बहुत छोटा सा एग्जांपल समझ आ गया होगा। चलिए आगे लिखिए इसमें, मैनेजमेंट एंड वर्कर्स should acknowledge, management and workers should acknowledge and understand each other's importance. Management and workers should acknowledge and understand each other's importance. What does it mean? कि जो मैनेजर्स है, जो मैनेजमेंट है और वर्कर को एक दूसरे के बारे में इंफॉर्मेशन होना चाहिए, ठीक है, और एक दूसरे का इंपॉर्टेंस होना चाहिए। सी, if the management is not there, who is going to give work to worker, and if worker is not there, who is going to complete your work, right? So here एक दूसरे का नॉलेज, इंपॉर्टेंस होना चाहिए, एक दूसरे को मोटिवेट करना चाहिए, और मैनेजमेंट को ये नहीं देखना चाहिए कि दे आर डेली वेजर्स तो इनको हम क्या करें, इग्नोर करें। नो, दे हैव टू अंडरस्टैंड देयर इंपॉर्टेंस, क्योंकि ग्राउंड लेवल पे जाकर वर्कर ही तो काम करते हैं ना, वर्क तो वही करते हैं। नेक्स्ट, मेंटल रिवॉल्यूशन। अच्छा, मेंटल रिवॉल्यूशन ही लिखवाया था मैंने, थर्ड पॉइंट। चलिए नेक्स्ट लिखते हैं, कॉपरेशन नॉट इंडिविजुअलिज्म। अच्छा, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ इंडिविजुअलिज्म? थर्ड पॉइंट लिखिए, कॉपरेशन नॉट इंडिविजुअलिज्म। इंडिविजुअल कॉपरेशन नॉट इंडिविजुअलिज्म। इंडिविजुअलिज्म का क्या मतलब होता है कि कोई पर्सन जो इंडिविजुअल और पर्सनल बेनिफिट को देखे। तो यहाँ पर वी डोंट थिंक अबाउट आवर पर्सनल बेनिफिट, लाइक वी आर वर्कर्स सो वी हैव ओनली वन वर्क दैट वी हैव टू गेट सैलरी, दैट्स इट। नो, वी हैव टू फोकस ऑन ओवरऑल ऑर्गेनाइजेशनल गोल। पढ़ा होगा आप लोगों ने मैनेजमेंट में, है ना। तो पूरे ऑर्गेनाइजेशनल गोल को देखते हुए वी हैव टू कोऑपरेट विद ईच डिपार्टमेंट, वी हैव टू कोऑपरेट विद ईच वर्कर्स। ऐसा नहीं कि हम अपने काम को सेपरेट कर ले, इंडिविजुअल वे में सोचे और अपना काम करें, कंप्लीट कर ले। नो, वी हैव टू कोऑपरेट विद द पीपल, राइट। एक साथ मिलजुल के काम करेंगे, एफिशिएंसी इंक्रीज होगा। चलिए लिखिए, इट इज सिमिलर टू हार्मोनी नॉट डिस्कॉर्ड। इट इज सिमिलर टू हार्मोनी नॉट डिस्कॉर्ड। इट इज सिमिलर टू हार्मोनी नॉट डिस्कॉर्ड। और कोऑपरेशन का मतलब एक और चीज होता है कि वी हैव टू हेल्प ईच अदर एज अ, है ना, एक दूसरे की मदद करना, हेल्प करना। It is similar to harmony not discord and believes in mutual collaboration between workers and the management, ठीक है। यहाँ पर म्यूचुअल कोलैबोरेशन, म्यूचुअल मतलब क्या होता है, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ म्यूचुअल कोलैबोरेशन? आपसी सहमति या आपसी साथ में मिलकर काम करना, ठीक है। बिलीव्स इन म्यूचुअल कोलैबोरेशन बिटवीन वर्कर्स एंड मैनेजमेंट। आगे लिखिए, मैनेजर्स एंड वर्कर्स should have mutual cooperation and confidence, and sense of goodwill. Manager and worker should have mutual cooperation and confidence and sense of goodwill. बेसिकली कोऑपरेशन की बात पता है क्यों आई है, एक भी बताते हो। आप लोगों ने सुना होगा कि बहुत सारे कंपनी में इंटरनल कंपटीशन होता है, सुना है? समटाइम दैट इंटरनल कंपटीशन इज हेल्दी, मतलब सही है। इंटरनल कंपटीशन की वजह से आप अपना एफिशिएंसी बढ़ाओगे, कहीं ना कहीं यू विल स्टार्ट डूइंग गुड वर्क, है ना। तो इंटरनल कंपटीशन समटाइम हेल्दी,
बट समटाइम इट एडवर्सली इफेक्ट द अदर पीपल, जब आपका वो जो इंटरनल जो कंपटीशन है वो निगेटिव तरीके से चलेगा। सो यहाँ पे इंटरनल कंपटीशन रखना है, लेकिन कोऑपरेशन के साथ। एक्सट्रीम इंटरनल कंपटीशन को हमें क्या करना है, कम करना है, मिनिमाइज करना है कोऑपरेशन को। ऐसा नहीं है कि 4 लोग काम कर रहे हैं, 1 person is not well, हो सकता है it is possible that if 4 workers are doing work and 1 person is not well, so it might be possible that it is going to affect on their work, and the other 3 person is thinking that अरे ये तो स्लो काम कर रहा है तो हम लोग फटाफट काम कर लेते हैं। बट एक्चुअल में कोऑपरेशन का मतलब क्या होना चाहिए कि उसकी भी हेल्प करो, उसको भी काम करवाने में, या फिर उसके थोड़े बहुत काम अगर आप कर सकते हो तो, है ना। ऐसा नहीं कि उसका पूरा काम, लेकिन यू कैन हेल्प दैट। अब यहाँ इंटरनल कंपटीशन को देखते हुए यू आर गोइंग टू इग्नोर द हेल्थ ऑफ दैट वर्कर एंड यू आर डूइंग वर्क, और अपना काम करना है, ज्यादा आगे बढ़ना है, लाइक दिस, है ना। तो किसी को नुकसान ना पहुंचाते हुए म्यूचुअली एक दूसरे के साथ काम करना है। इंटरनल कंपटीशन को, एक्सट्रीम इंटरनल कंपटीशन को मिनिमाइज करना है और एक दूसरे के साथ कोऑपरेट करना, हेल्प करना है एक दूसरे। खत्म हो गया स्टोरी, समझ में आ गई बात, ये पॉइंट समझ आ गया। ये हार्मोनी नॉट डिस्कॉर्ड का ही सोचो एक पॉइंट है, हार्मोनी नॉट डिस्कॉर्ड, हार्मोनी रहेगा तो कोऑपरेशन रहेगा ही रहेगा, है ना। नेक्स्ट, maximum output not restricted output, maximum output not restricted output. See, what is the meaning of here restricted output? Restricted output is something, maximum output not restricted output, maximum output not restricted output। बेटा हार्मोनी का मतलब होता है मिलजुल कर रहना, और कोऑर्डिनेशन का मतलब होता है मिलजुल कर काम करना। हार्मोनी का मतलब एक दूसरे को रिस्पेक्ट देना, एक दूसरे को समझना, एक दूसरे को इंपॉर्टेंस देना, ठीक है, पॉजिटिव चीजें बोलना। कोऑर्डिनेट करने का मतलब एक दूसरे काम में कोऑर्डिनेट करना, मतलब एक इम्प्लीमेंटेशन से रिलेटेड है और एक साइकोलॉजी से रिलेटेड है। क्लियर हो गई बात, समझ में आ गया बेटा। सो मैक्सिमम आउटपुट नॉट रिस्ट्रिक्टेड आउटपुट का क्या मतलब हुआ कि लाइक टेलर के हिसाब से नो स्टोन शुड बी लेफ्ट अनटर्न टू अचीव द मैक्सिमम आउटपुट। यानी जितना आपके पास रिसोर्स प्रेजेंट है, मान लीजिए कि आपका एक लेदर इंडस्ट्री एंड यू आर मेकिंग बैग्स, ठीक है। सो व्हाट यू हैव टू डू कि लाइक जो आपके स्क्रैप और जो आपके जो अनयूज्ड प्रोडक्ट रह गए या फिर कटिंग वाले प्रोडक्ट्स रह गए, उनको भी यू कैन यूटिलाइज। सो इन शॉर्ट द थिंग इज कि लाइक वी हैव टू डू मैक्सिमम अचीवमेंट का काम करना हमें विद द लिमिटेड रिसोर्सेज। क्लियर हो गई बात, यानी रिसोर्स को प्रॉपर्ली यूटिलाइज करना। समझ में आ गई ना। अब जैसे जिसके यहाँ पेपर, आप लोग में से किसी के यहाँ भी अगर पेपर इंडस्ट्री है तो आप लोग को आइडिया होगा कि जो पेपर इंडस्ट्रीज में पतले पतले जो कटिंग्स बचते हैं, दैट इज यूज फॉर कीपिंग द फ्रूट्स ऑन दैट, पता है आपको। सो दैट इज द यूटिलाइजेशन ऑफ द वेस्ट एज वेल। सो हियर द टेलर इज सेइंग दैट फॉर द मैक्सिमम आउटपुट वी हैव टू, मतलब मैक्सिमम आउटपुट के लिए पूरा रिसोर्स को मैक्सिमम और पोटेंशियली यूटिलाइज करो। क्लियर हो गई बात, ठीक है। तो इसमें से जो पहला पॉइंट था दैट इज रिलेटेड विद द पॉलिसी, हार्मोनी नॉट डिस्कॉर्ड, दैट इज रिलेटेड विद द साइंटिफिक रूल्स, ठीक है, दैट इज रिलेटेड विद द पॉलिसी और रूल। द अदर जो 2 पॉइंट है दैट इज रिलेटेड विद द वर्कर्स एंड मैनेजमेंट, एंड दिस 4th पॉइंट इज रिलेटेड विद द रिसोर्सेज। क्लियर हो गई बात। और जो इसके बाद का पॉइंट है मैक्सिमम प्रॉस्पेरिटी वाला, दैट इज रिलेटेड विद द वर्कर। तो इस तरीके से भी अगर लर्न नहीं हो ना प्रिंसिपल, तो इस तरीके से याद कर लेना। क्लियर हो गया ना। चलिए इसमें लिखिए मैक्सिमम आउटपुट नॉट रिस्ट्रिक्टेड में डोंट राइट, बस इसको बुक में अगर सबके पास है तो टिक लगा लो, बुक है सबके पास एवरीवन, ठीक है। लिख लो मैक्सिमम आउटपुट, इसमें एक लाइन लिख लो, मैक्सिमम आउटपुट, अचीव मैक्सिमम आउटपुट, achieve maximum output from the available resources, achieve maximum output from the available resources, available resources, available resources, achieve maximum output from the available resources। अच्छा, प्रोडक्टिविटी इंक्रीज करने का 2-3 तरीका हो सकता है, क्या क्या हो सकता है कोई बताएगा मुझे। जितना रिसोर्सेज है उसको पूरा यूटिलाइज करना, हाँ, और फिर जो प्रोड्यूस कर रहा है उस पे ध्यान देना। और वेरी गुड, और वेस्ट को मैं वेस्टेज को बचाना, ज्यादा से ज्यादा बचेगा।
कॉस्ट कटिंग इज रिलेटेड विद द सैलरी वगैरह, पैसा वगैरह, कॉस्ट कटिंग भी कह सकते हैं, ठीक है। और वर्कर्स इंक्रीज करके, एग्जैक्टली वर्कर्स को इंक्रीज करके, और वर्कर्स अगर इंक्रीज होंगे तो आपका कॉस्ट तो लग ही गया ही ना। जैसे आपने 500 रुपए, अगर आप 2 वर्कर्स को एक्स्ट्रा लगाओगे तो 500 रुपए में डेली दे रहे, 1000 तो बढ़ भी तो गया ना। डिफरेंशियल बेसिस पे भी कह सकते हैं। सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट पता है क्या है, ये कब पॉसिबल है, प्रोडक्टिविटी इंक्रीज कब पॉसिबल है, जब पर्सन जो वर्कर है वो एक्सपर्ट बन जाए और एक्सपीरियंस हो जाए उसके पास, देन ही और शी बिकम मोर, दे कैन एबल टू बेसिकली कंट्रीब्यूट पॉजिटिवली इन द इंडस्ट्री, यानी कि वो प्रोडक्टिविटी को इंक्रीज कर सकते हैं। समझ में आई बात? तो एक्सपर्टीज और एक्सपर्ट होना ये भी बहुत बड़ा फैक्टर है। क्लियर हो गया? बाकी सारे भी पॉइंट सही थे, आगे चलिए लिखते हैं इसमें। अचीव मैक्सिमम आउटपुट फ्रॉम अवेलेबल रिसोर्सेज, एंड इससे क्या होगा, इससे क्या होने वाला है, इससे पर यूनिट कॉस्ट डिक्रीज होगा। मान लीजिए एक कान में ईयरफोन है, दूसरे कान में नहीं है, ठीक है, दूसरे कान में नहीं है। चलिए यहाँ पर एक 5000 यूनिट है, ठीक है, 5000 यूनिट, 50,000 यहाँ पर आपका यूनिट है, और 50,000 यूनिट को मान लो कि 10 रुपए के हिसाब से बेच रहे हैं, तो कितना हुआ? 5 लाख हो गया। मतलब आपका 5 लाख का खर्च, 5 लाख रुपए आपका आना चाहिए, है ना। अगर ये वाला जो 10 रुपए के हिसाब से अगर हम ये 50,000 बेच रहे हैं, ठीक है, 50,000, और अगर मान लो कि पूरा इसको बनाने में जो कॉस्ट आया है वो आया है आपका 40,000, 4 लाख। तो ऐसे केस में 4 लाख रुपए आया, 4 लाख रुपए खर्चा आया, 5 लाख रुपए में बेच रहे हैं 10 रुपए पर यूनिट के हिसाब से, 50,000 यूनिट को 10 रुपए यूनिट के हिसाब से बेच रहे हैं, और आपका 4 लाख का खर्चा है, तो 1 लाख रुपए हम यहाँ पर क्या ले रहे हैं? 1 लाख प्रॉफिट ले रहे हैं। अब इसी 4 लाख रुपए में अगर हम 6 लाख का प्रोडक्ट बनाना शुरू कर दें तो ये हमारे लिए क्या है? बेनिफिट है। अब पर यूनिट कॉस्ट भी तो हो सकता है ना कि या तो हम 6 लाख रिड्यूस हो जाए पर यूनिट कॉस्ट। सो हेयर विद द मैक्सिमम, जितना ज्यादा हम रिसोर्सेज को जितना ज्यादा यूज करेंगे, जितना ज्यादा प्रोडक्शन चीज करेंगे, पर यूनिट कॉस्ट प्रोडक्ट का उतना ही ज्यादा क्या हो जाएगा? डिक्रीज हो जाएगा। सुना होगा ना, जिस चाइना यूज करता है, हाँ चेस, बिल्कुल, वो तो इसलिए यूज करता है क्योंकि चाइना के पास मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर बहुत स्ट्रॉन्ग है, और वहां पर घर घर पे भी सुना जाता है ऐसा, मतलब चलिए में नेक्स्ट पॉइंट लिख लिया तुम लोगों ने, ये समझ लिया ना, ये वाला जो पॉइंट था, ये प्रिंसिपल था, मैक्सिमम आउटपुट नॉट रिस्ट्रिक्टेड आउटपुट। नेक्स्ट में लिखिए development of each man to his greatest efficient and prosperity। तो यहाँ पर development of every man to his greatest efficient and prosperity, अब इसमें तुम लोग को एक बात बताऊंगी, यहाँ इससे पहले वाले में बात किसका होता? प्रोडक्शन का, रिसोर्सेज का। यहाँ पर ह्यूमन रिसोर्स की बात हो रही है, यानी कि किस तरीके से हम लेबर्स के पोटेंशियल को क्या कर सकते हैं? इंक्रीज कर सकते हैं। तो इसमें लिखिए द इफेक्टिवनेस ऑफ अ कंपनी, डेवलपमेंट ऑफ एवरी मैन वाला जो 5th वाला जो प्रिंसिपल है उसमें लिखिए द इफेक्टिवनेस ऑफ अ कंपनी ऑल्सो रिलाइज, रिलाई मतलब कि डिपेंडेंट, ऑल्सो रिलाइज on the abilities and skills of its employee. The effectiveness of a company also relies on abilities and skills of the employee. Skills and ability यानी उसका knowledge क्या है, experience क्या है, कितना creative वो person है, कितना जानकार है वो person, ठीक है। So किस पे डिपेंडेंट करता है? बेसिकली किसी भी ऑर्गेनाइजेशन या कंपनी का इफेक्टिवनेस ऑन द एबिलिटीज एंड स्किल्स ऑफ द पीपल और एम्प्लॉइज। आगे लिखिए thus implementing training, learning best practices
best practices and technology, thus implementing training, learning best practices and technology is the scientific approach to brush up the employees skill brush up the employees skill. The effectiveness of a company also relies on the abilities and skill of its employee. Thus, implementing training, learning best practices and technology is the scientific approach to brush up the employee skill. अब एक चीज इससे समझिए, यहाँ पर किसकी बात हो रही है? एम्प्लॉइज की बात हो रही है, यानी वर्कर्स हो, मैनेजर्स हो, जो भी है, उनको बेसिकली उनकी एबिलिटी से कहीं ना कहीं आपकी कंपनी क्या हो रही है, चल रही है, राइट? इस चीज को समझते हुए हमें इनके स्किल को ब्रश अप करने के लिए क्या क्या चीजें करनी चाहिए? उनको ट्रेनिंग प्रोवाइड कीजिए, उनको लर्न करवाइए चीजों को। इससे क्या होगा? इससे एक तो आप कभी एरर नहीं करोगे, अपने काम में गलतियां नहीं करोगे, इफिशिएंसी बढ़ेगा, लर्न नए नए टैक्टिक्स आएंगे, नए नए तरीके और स्ट्रैटेजी को आप अडॉप्ट कर सकते हो काम करने के समय, ठीक है? और इसके लिए आपको राइट पर्सन को राइट जॉब पे लगाना बहुत जरूरी है। यहाँ पर सिलेक्शन प्रोसीजर से यू कैन स्टार्ट डूइंग दिस वर्क, लाइक वी हैव टू सिलेक्ट दोस पर्सन हु इज एक्सपर्टीज इन दैट फील्ड। लाइक अगर सेल्स और मार्केटिंग डिपार्टमेंट के मैनेजर को हमने फाइनेंस दे दिया, तो ही और शी इज एबल टू डू वर्क और नॉट? ऑब्वियसली नो। And if the person who is doing work in the cotton industry, how they can work on the brick industry? Is it possible? So for that, yes, they are able to do, but we have to just think that at the time of selection, we have to analyze that this person is suitable for what job. कौन से जॉब के लिए वो सुटेबल है, उस हिसाब से हम पर्सन को सिलेक्ट करें, उनको जॉब दें। क्लियर हो गई बात? साथ साथ उनको ट्रेनिंग देते रहे ताकि उनकी स्किल को हम ब्रश अप करते रहे, लर्निंग स्किल को उनके डेवलप करते रहे। क्लियर हो गई बात? So these are the 5 principles. In the next class, we are doing the 2-3 topics. The first one is what are the scientific methods. क्या क्या साइंटिफिक मेथड्स हैं वो करेंगे, शॉर्टकट में थोड़ा कर लेंगे उसको। उसके अलावा what are the advantages and disadvantages of scientific management. So in the next class, most probably we'll complete this topic. Anyone have any doubt? Okay, so see you all in the next class.